नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द एनालिसिस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक जो यूपीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में बेसिक्स ऑफ कोर्स पता होंगे। तो मैं आपको इस लेक्चर में क्या चीज़ डिलीवर करने जा रहा हूं, मैं पहले आपको यह बता देता हूं। मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट एक बार वापस से रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको वो माइंड मैप यहां पे रिप्रोड्यूस करके दे रहा हूं जो एज इट इज आप अपने पीडीएफ के साथ अपने पास सेव करके रख सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको सेव करना है एचडी फॉर्मेट में, और ये पूरा जो माइंड मैप है ये एज इट इज आप रिप्रोड्यूस अगर अपने कर देंगे मेंस एग्जामिनेशन में तो आई एम अश्योरिंग यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स एंड ऑल्सो if any question comes in prelims you will be able to solve that question। चलिए चलते हैं विदाउट एनी डिले हमारे आज के टॉपिक पे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस चीज के थ्रू किस चीज को अचीव करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम शोकेस कर रहा है कि ये एक तरीके का सिस्टम है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी एक सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो बिल्कुल उसी सिस्टम की तरह इस सिस्टम में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, आपको स्टेट देखने को मिलेगी, आपको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगी, आपको एपीएमसी मंडीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी ये देखने को मिलेंगी, आपको फार्मर्स देखने को मिलेंगे, आपको फेयर प्राइस शॉप्स देखने को मिलेंगी, आपको राशन कार्ड होल्डर्स देखने को मिलेंगे। ये सारे इंडिविजुअल्स और ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिला के एक सिस्टम बनता है। और ये सिस्टम क्या करने की कोशिश कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहा है। किस चीज को डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? फूड ग्रेन्स को। किसके बीच में करेगा? पब्लिक के बीच में। तो बस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन गया। तो बस इसी तर्ज पे हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये डेफिनेशन मैंने खुद से बनाई है और मैं ये अश्योर करता हूं आपको कि ये डेफिनेशन अगर आप कहीं भी लिखोगे तो इसके सारे की पॉइंट्स, एक तो पहले 2 लाइन की है बहुत छोटी सी और उसमें सारे की पॉइंट्स आ जाते हैं। देखिए, ये एक सिस्टम है, पहला की पॉइंट। क्लियर हो रही है आपको बात? ये एक सिस्टम है। किसका है? फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करने का सिस्टम। चलिए, बढ़िया बात है। किस बिहाफ पे या किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ये तीसरा कीवर्ड है आपका। और साथ ही साथ मैनेजमेंट करने की कोशिश की जाती है इमरजेंसी सिचुएशन की एट ऑल टाइम, ये आपके 4th की पॉइंट। तो आपको इस तरीके से डेफिनेशन अगर आप लिख दोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे कि ये एक सिस्टम है फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अफोर्डेबल प्राइसेस पे, और साथ ही इमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एट ऑल टाइम हमने इस सिस्टम को इजाद किया। चलिए, अच्छी बात है। थोड़ी सी हम लोग ये बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको सारे कंपोनेंट्स तो बताऊंगा ही, मगर इसके भी पहले हम लोग थोड़ी सी यहां पे चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है और मेजरली जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ना दोस्तों हमारी, उसके यहां पे क्या काम है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना, ये एक ऐसा फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। तो चलिए यहां से एक बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि करेंटली इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। क्लियर? आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि कैसे रामविलास पासवान जी के बाद में कौन बन गया। चलिए आगे चलते हैं। पीडीएस एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोथ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आपको एक चीज तो यहां पे समझ में आ गई, जैसे मैंने ये नाम बोली कि कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो बस अब तो आसान सा हो गया। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा काम सेंट्रल करेगी, कौन सा स्टेट करेगी। तो लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पे आप लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी ये लिखा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपको इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही वो संस्था है जो प्रोक्योरमेंट का काम करती है, जो प्रोक्योर करने के बाद में फूड ग्रेन्स को साइलोज में स्टोर करती है,
साइलोज में स्टोर करने के बाद जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश देती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, उस हिसाब से उन स्टेट्स में वो फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करती है। और इसी तरह से फूड ग्रेन्स को स्टेट गवर्नमेंट को भी बल्क में एलोकेशन किया जाता है। ये तो काम हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट का काम इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आप देखोगे खुद क्यों। क्योंकि जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इसका क्या मतलब है कि फूड को प्रोक्योर करना, पहुंचाना, स्टोर करना, ये तो सेंटर कर देगा, मगर ये आम आदमी या फिर एंड यूजर, एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया कि इस स्टेज में जब मैं आपको सेंटर की फंक्शनिंग समझा रहा था, तो मैंने जब आपको समझाया कि स्टेट गवर्नमेंट को फूड ग्रेन एलोकेट हो जाएगा, लास्ट लाइन में बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन टू स्टेट गवर्नमेंट, तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो एंड यूजर तक कैसे पहुंचाएगी। इसको बोला जाता है ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट का ये जिम्मा रहेगा कि वो विद इन स्टेट एलोकेशन करेगा इस फूड ग्रेन की, जो उसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लाके दे दिया है। अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को विद इन स्टेट एलोकेशन करना है, तो इनको यहां पे फेयर प्राइस शॉप बनानी पड़ती है। देखो कई स्टूडेंट्स दोस्तों क्या गलती करते हैं, मैं जब भी फेयर प्राइस शॉप पढ़ाता हूं किसी भी क्लास में, तो जनरली कभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो हमेशा आंसर राशन शॉप का ही मिलता है। इस चीज से आप थोड़ा सा रेफ्रेन करिएगा, इस चीज से बचिएगा बोलने में। आप हमेशा फेयर प्राइस शॉप ही यूज करिए। इस फेयर प्राइस शॉप का नाम रखना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप ध्यान से देख पाओगे कि एक राशन कार्ड होल्डर जब फेयर प्राइस शॉप पे जाता है तो उसको उस शॉप पे जो फूड ग्रेन मिलता है वो फेयर प्राइस पे मिलता है। क्लियर हो रही है क्या आपको बात? इस कारण से उन शॉप का नाम फेयर प्राइस रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़िए, ये फेयर प्राइस शॉप क्यों बोला? इसका मतलब आपको एक चीज यहां पे मेरे बिना बताए समझ में आ जानी चाहिए थी कि जो फूड ग्रेन है ना, वो एंड कंज्यूमर को फ्री में नहीं मिलता है, वो एंड कंज्यूमर को इन अ सब्सिडाइज्ड फॉर्म में मिलता है। क्लियर हो रही है बात? ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्मेट में कि क्या सरकार फ्री में बांट देती है? बिल्कुल भी नहीं, सब्सिडाइज रेट में मिलता है। इसीलिए तो फेयर प्राइस शॉप नाम रखा है ना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। तो स्टेट गवर्नमेंट विद इन स्टेट उस फूड ग्रेन को एलोकेट करेगी, मतलब कि फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाएगी। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप का ऐसा नेटवर्क बनाती है कि हर एरिया में वो एक्सेसिबल हो। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोच के देखो, जब तक आपके पास 2 से 3 चीजें ना हो, ये जो पूरा सिस्टम है ये काम ही नहीं कर पाएगा। वो कौन सी 2 से 3 चीजें होंगी? वो 2 से 3 चीजें होंगी जिसमें सबसे पहला आएगा एक्सेसिबिलिटी। अरे दोस्त खुद सोच के देखो, आप जहां पे रहते हो और वहां पे कोई भी फेयर प्राइस शॉप ना हो, आपको 100 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो कैन यू इमेजिन कि कोई व्यक्ति 5 किलो अनाज लेने के लिए 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब वो तो नॉन एक्सेसिबल हो गया उसके लिए, वो वहां से ले ही नहीं सकता। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब कि उसके पहुंच में रहे, वो भी बहुत आसानी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अफोर्डेबिलिटी। क्यों? अब मान लो कि वो पहुंच तो पा रहा है बहुत आसानी से, मगर आपने उसके लिए इतना महंगा कर दिया कि वो उसको खरीद ही नहीं पा रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी तो रहती है, तभी तो फेयर प्राइस शॉप नाम रखा है। तो ये 2 कंपोनेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए, स्टेट गवर्नमेंट की हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज। ये क्या है दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट किस व्यक्ति को सब्सिडाइज्ड फॉर्म में फूड ग्रेन मिलने चाहिए इसको तय करती है। उन एलिजिबल फैमिलीज को चुनती है और बताती है कि हमारे स्टेट में इन लोगों को ये सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलना चाहिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व होता है। इसके बाद राशन कार्ड इशू करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा कि ये जो एलिजिबल फैमिलीज का आइडेंटिफिकेशन है ना, ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का हम लोगों ने डाटा बनाया था पूरा 2011 में। तो ये इसके बिहाफ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब एलिजिबल फैमिलीज को चुना जाए। और आखिरी में जो दायित्व है स्टेट गवर्नमेंट का वो है
सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप्स की जो फंक्शनिंग होती है उसको देखना, उस पर निगरानी रखना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप बहुत अच्छे से चीजें समझ रहे हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, ये किस तरीके का सिस्टम है, इसमें किस तरीके के दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट निभाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कैसे आज जहां पे है वैसे पहुंचा। तो यहां पे इसकी हिस्ट्री में हम सबसे पहली जो चीज देखेंगे कि इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपको जान के हैरानी होगी कि दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। इसको वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय फूड शॉर्टेजेस के कारण इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाया गया था। 1960s के पहले का ये दौर था जब फूड शॉर्टेजेस हुआ करती थी और मेनली हम डिपेंडेंट थे ऑन द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके बाद 1960s में इन फूड शॉर्टेजेस को और डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर बनाने के लिए हमने इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा एक्सपांड किया 1960s में। इसमें हम लोग अर्बन और साथ ही साथ बिलो पॉवर्टी लाइन, आई मीन टू से अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, इसमें हम बहुत बड़ी जनता को इंक्लूड करके रखते थे। इसके बाद में आगे जैसे हम बढ़े 1960s से, तो हमने गठन किया कुछ इंस्टीट्यूशंस का, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आज तक काम कर रही है। इसी के साथ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये वही CACP है जिसको हम MSP के अंडर में पढ़ते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फिक्स करती है आज MSP की प्राइस को। और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये फाइनली हस्ताक्षर करती है जो ये CACP फिक्स प्राइस करके देती है MSP का। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पता होगा कि इस CCEA में इसकी अध्यक्षता, इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे भावी प्रधानमंत्री जी। चलिए आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि इन संस्थाओं का गठन क्यों किया गया। डेट इज टू इंप्रूव डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, ताकि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाए, फूड ग्रेन की शॉर्टेजेस ना पड़े और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर हो पाए। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1970s का टाइम आता है। 1970s में PDS को इवॉल्व कर दिया जाता है एक यूनिवर्सल स्कीम में फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। इसी तर्ज पे आगे बढ़ते हुए 1992 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक नए रूप में लॉन्च किया जाता है एज रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेसिकली ये कुछ भी नहीं था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया और स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए एक नई चीज लाई गई और ज्यादा उन लोगों को इंक्लूड करा गया यहां पे जो जरूरतमंद थे। और फाइनली एक बहुत बड़ा चेंज यहां पे आता है जब हम 1997 में इंट्रोड्यूस कर देते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो यहां पे सबसे पहली चीज आपको यह जानना पड़ेगी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है, जो कि नाम से ही शोकेस हो रहा है कि जब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज्यादा टारगेटेड मैनर में करने लग जाओ, मतलब कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है उसको टारगेटली आप देने लग जाओ, तो वो TPDS हो जाएगा। तो हाँ, PDS और TPDS का रोल तो एक ही रहेगा, मगर TPDS ज्यादा फोकस रहेगा ऑन दोज पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। PDS को कब TPDS के जैसे लॉन्च किया गया, अगला सवाल, इन जून 1997। इसके बाद TPDS को कौन ऑपरेट करता था, ये आपको चीज पता होनी चाहिए। तो अगेन ये भी ज्वाइंटली ऑपरेट होता था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, और स्टेट गवर्नमेंट का रोल जो भी हमने ऊपर पढ़ा। इस TPDS में, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, बेनिफिशियरीज कैसे होते थे, ये दो कैटेगरीज में होते थे। एक तो वो हाउस होल्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है और एक वो हाउस होल्ड जो अबव पॉवर्टी लाइन में। ये बात हो गई 1997 तक। इसके बाद में एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाया, वो उठाया 2000 में, जब हम अंत्योदय अन्न योजना को लेके आए। इस अंत्योदय अन्न योजना में हमने क्या करने की कोशिश करी, जो हमारे 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ पुअर लोग थे उनको टारगेट करने की कोशिश करी। और फाइनली वी हैव प्रोवाइडेड द जस्टिशिएबल लीगल राइट टू आवर पीपल बाय इनेक्टिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इन 2013 विच गिव्स द राइट टू फूड टू द पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इस तरीके से इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देखा। नाउ हम लोग अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है।
तो चलिए इसको सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, सबसे पहले इस चेन का जो पार्ट बन रहा है वो है हमारा किसान, डेट इज फार्मर। आपको यहां पे ये भी दिख रहा होगा कि फार्मर से प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है एट एमएसपी। तो बिल्कुल हाँ, ये काम कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सेंटर के बिहाफ पे काम कर रहा है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से एमएसपी के भाव दे के फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर कर लेता है। ये फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर किया जाता है एपीएमसी मंडीज में। मैं उम्मीद करता हूं आपको एपीएमसी मंडीज के बारे में पता होगा। अगर नहीं तो इसके लिए इंडिविजुअल लेक्चर मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको जाके देखिए। एपीएमसी के साथ जुड़े हुए क्या चैलेंजेस हैं, अभी जो 3 फार्म बिल्स हैं उसमें एपीएमसी से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं, ये सब चीजें मैंने उसमें बहुत इलेबोरेटली डिस्कस की हुई है। तो एपीएमसी के थ्रू एफसीआई फार्मर को एमएसपी देके फूड ग्रेन को प्रोक्योर कर लेता है। इस फूड ग्रेन को जो एफसीआई ने प्रोक्योर किया है, ये कहां पे स्टोर कर लेता है? अपने साइलोज में या फिर वेयर हाउसेज में, कहीं पे भी आप मान सकते हो। स्टोर करने के बाद सेंटर बोलता है कि इस स्टेट गवर्नमेंट को इतना एलोकेशन आप कर दो, तो वो वापस ट्रांसपोर्ट कर देता है और स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है। अब जब ये स्टेट गवर्नमेंट को देता है एफसीआई, ये देता है सेंट्रल इशू प्राइस पे। ये प्राइस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है। सेंट्रल इशू प्राइस मतलब कि एक ऐसा प्राइस जो इशू किया गया है बाय द सेंटर, और यही तो वो प्राइस है जो क्या होता है? सब्सिडाइज्ड होता है। क्लियर? तो स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडाइज्ड फॉर्म में मिल गया। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अब तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी? फेयर प्राइस शॉप को। आपको यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि स्टेट गवर्नमेंट कई ऐसी होती हैं जो अपनी तरफ से भी लोगों को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देती है। मतलब जरूरी नहीं है कि सेंट्रल इशू प्राइस जो है उसी प्राइस पे फेयर प्राइस शॉप पे जाए, उससे कम भी हो सकती है। क्लियर? तो यहां पे सेल कर देती है डिस्ट्रीब्यूशन करके स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल इशू प्राइस पे फेयर प्राइस शॉप्स को। फेयर प्राइस शॉप पे कोई भी व्यक्ति अपना राशन कार्ड दिखा के, जिसको एंड कंज्यूमर या बेनिफिशियरी बोला जाता है, वो अपना राशन अवेल कर सकता है। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। अब दोस्तों यहीं पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, जो है वन नेशन वन राशन कार्ड का। हमारे यहां पे पहले होता क्या था कि मान लो एक बेनिफिशियरी है जो किसी एक फेयर प्राइस शॉप के पास में रहता है, या मैं मान लूं स्टेट में रहता है, मान लो मध्य प्रदेश के। अब होता कुछ यूं था कि क्योंकि वो बेनिफिशियरी मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है, और मान लीजिए कि वो बेनिफिशियरी एक माइग्रेंट वर्कर है, तो अब वो क्योंकि एक माइग्रेंट वर्कर है तो वो तो काम की तलाश में इधर से उधर दूसरे स्टेट में भी जाता होगा। तो होता क्या था ऐसे टाइम पे, वो व्यक्ति, वो माइग्रेंट वर्कर जिसको फूड ग्रेन की जरूरत है, वो उसको अवेल नहीं कर पाता था क्योंकि वो तो चला गया है। और एमपी से अगर वो मूव ऑन करा है किसी भी दूसरे स्टेट में, तो वहां पे उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। जिस चीज को हमने दूर करने की कोशिश की है वन नेशन वन राशन कार्ड लाके, इसके थ्रू हमने क्या करने की कोशिश की है कि जो हमारा राशन कार्ड होता है उसको हमने नेशनल पोर्टेबिलिटी देने की कोशिश की है। अब ये नेशनल पोर्टेबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि एक एमपी का व्यक्ति किसी भी स्टेट में जाके उस राशन कार्ड को दिखा के अपना फूड ग्रेन अवेल कर सकता है। इसको क्या बोला जाता है? नेशनल पोर्टेबिलिटी। अगर आप लोग इस वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो, इसके लिए भी मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बना दिया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा कि इसके क्या यूजेज हैं। तो जैसा हम अभी देख रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी के साथ कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि कोई भी नेशनल कैलेमिटी आ जाने के कारण मार्केट में फूड ग्रेन पूरी तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये एक बफर स्टॉक भी मेंटेन करके रखती है सरकार अपने पास कि अगर कोई भी ऐसी नेशनल कैलेमिटी आती है तो उस बफर स्टॉक में से मार्केट में फूड ग्रेन पहुंचा के लोगों तक अवेल करवाया जा सके, और साथ ही साथ लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस में ये मिल पाए। ये इसके सारे यूजेज हैं। इसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस देखने की कोशिश करते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि राइट टू फूड एक ह्यूमन राइट भी है, तो इसको प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं हम लोग। और साथ ही क्योंकि हम लोग फूड ग्रेन को सब्सिडाइज फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है हमारी जनता को, क्योंकि एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो ये फूड प्राइसेस को भी स्टेबलाइज रखता है, राइट। इसी के साथ साथ फार्मर्स को यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाती है।
साथ ही साथ यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम कैसे होता है? जैसे आपको पता होगा कि एक जगह से सरकार पैसा लेके एक जगह दे रही है, तो ये एक तरीके का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और इसी तर्ज पे एक बफर स्टॉक का भी इंपॉर्टेंस है, तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस में आता है। अब इससे जुड़े हुए हम थोड़े से इश्यूज पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा इशू आता है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट से जुड़ा हुआ। देखिए, होता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हर प्रोडक्ट तो लेती नहीं है सरकार, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वीट हो गया, जैसे राइस हो गया, राइट। अब इन फूड ग्रेन्स को सरकार क्या करती है? ओपन एंडेडली प्रोक्योर करती है कि जितना आप उगा सको उगा लो और हम उसको खरीद लेंगे। तो होता क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट से फूड ग्रेन पूरा उठ के सरकार के वेयर हाउसेस में चला जाता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मार्केट से पूरा फूड ग्रेन उठ जाए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स मार्केट में उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसकी सप्लाई है जो वो शॉर्ट हो गई। तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मार्केट में शॉर्टेज की हो जाती है और प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाते हैं। फिर सरकार को वापस उसको स्टेबलाइज करने के लिए माल वेयर हाउसेस से भेजना पड़ता है। फिर लीकेज, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ले लो, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमारे यहाँ पे मोर देन 40% फूड ग्रेन जो है वो साइलोज में खराब हो जाता है। तो ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फूड ग्रेन खराब हो जाने की, इट विल कॉज द गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मनी। इसके बाद एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर। अब ये एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर क्या होती है? एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति इस स्कीम के अंतर्गत आना चाहिए था, जिसको सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन मिलना चाहिए था, वो बाहर हो जाता है। ये 61% है हमारे यहाँ पे। और जो व्यक्ति हमारे इस सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहिए था, मतलब कि जिसको सब्सिडाइज मैनर में फूड ग्रेन नहीं मिलना चाहिए था, वो इंक्लूड हो जाता है। ऐसा 25% इंक्लूजन का प्रॉब्लम या फिर एक्सक्लूजन एरर है, इंक्लूजन एरर, ठीक है। इसी के साथ में कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज भी जुड़े हुए हैं इस मुद्दे के साथ। जैसे होता क्या है कि सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं। तो हम लोग ऐसे फूड ग्रेन को उगाने के लिए बोलते हैं, जैसा मैंने बताया वीट और राइस को ही ओपनली प्रोक्योर करती है हमारी सरकार। तो ये जैसे राइस जो है वो वाटर इंटेंसिव है। अब इस वाटर इंटेंसिव को भी हमारे किसान उगाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरकार इस पे एमएसपी दे रही है, मतलब कि अगर हमने ये उगाया तो हमको इतना पैसा तो कंफर्म मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, जो क्रॉप उनको नहीं उगाना चाहिए जिस एरिया में, क्योंकि वहां पानी नहीं है, वो उस क्रॉप को उगा लेते हैं, जैसे राइस। तो उससे होता क्या है, वो ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर खत्म होता है, वाटर टेबल नीचे चली जाती है, जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिरी में हम आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हम क्या रिफॉर्म्स इसके लिए लेके आ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहला हम डिजिटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू, हम कंप्यूटराइजेशन के थ्रू यहां पे एक डाटा रिपोजिटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, ताकि जो एरर्स आ रही है हमारी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की, उसको भी कम किया जा सके। इसके बाद हम जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रक्स पे लगा के हम उनका मूवमेंट चेक करते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो ट्रक है वो टाइमली उसकी जगह पे पहुंच रहा है कि नहीं। जो हमारी फूड लीकेजेस की प्रॉब्लम है वो जीपीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक नेशनल पोर्टल भी बनाया है, जिसके थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि जिस व्यक्ति तक फूड ग्रेन पहुंचना चाहिए वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और एमआईएस सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू लाइव ट्रैकिंग इसके थ्रू की जाती है। साथ ही एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग, जिसके थ्रू हम एसएमएस भेज के इंश्योर करते हैं कि जिस व्यक्ति को ये दिया गया है वो सही व्यक्ति है या नहीं है, या जिस व्यक्ति को ये मिलना चाहिए था उसको मिला या नहीं। इसके बाद में एक डिबेट का इशू चलता है यहाँ पे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो डिबेट का इशू ये है कि कैश ट्रांसफर कर देना चाहिए क्या सरकार को, मतलब कि इतनी सारी झमेले करे कि पहले फूड ग्रेन को प्रोक्योर करे, फिर ट्रांसपोर्ट करे, वापस स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाए। क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा कि जिस भी बेनिफिशियरी को हम लोग फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज रेट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं उसको हम कैश ट्रांसफर कर दें और वो व्यक्ति जाके मार्केट से खरीद ले? क्लियर? तो इस पे एक डिबेट चलती है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, इसके क्या बेनिफिट्स, इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं कैश ट्रांसफर अगर डायरेक्ट कर दे सरकार तो इस लेक्चर में मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आप इसमें कुछ और चीज सुनना चाहते हो मुझसे, प्लीज मेंशन इन द कमेंट, विल सी इफ वी कैन मेक लेक्चर ऑन दैट टॉपिक। तो उम्मीद करता हूं आपने इस लेक्चर से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा हाउ यू फाइंड दिस लेक्चर, इट इज यूजफुल फॉर यू और नॉट। इन द एंड, stay tuned with me for the future lectures. Keep shining.
हैव अ गुड डे।